वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय चैनल स्काई इंडिया। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इस चैप्टर को अपन बेसिकली इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि जो अभी आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है उस एग्जामिनेशन के अंदर आप इन शॉर्ट मतलब कि उसको अपन जितना शॉर्ट से शॉर्ट उसको अपन कवर कर सके उस हिसाब से अपन इस लेक्चर्स को तैयार करेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या है भाई? इंट्रोडक्शन का मतलब सबसे पहले अपन सीखते हैं कि क्या होता है, क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, होता क्या है बेसिकली। तो बेसिकली देखो, कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, जब भी कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो करंट कैरिंग वायर क्या है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है। अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है? फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो व्हेन करंट passes through a conducting wire, then it produce a field surrounding it. This field is known as मैग्नेटिक फील्ड। इसी फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, बहुत सही। ओके ओके भाई, ये तो बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड अपन किसको बोलेंगे। ठीक है, यानी कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है, और ये वायर की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, ये चार्ज के मूवमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, और इसको ही अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट of current is known as magnetic effect of current. Magnetic effect of current. ओके जी, बहुत सही। ठीक है, तो ये तो था आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो रहता है अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करता है, इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और करंट के इस इफेक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, अब देखो इसके अंदर बेसिकली अपन जो स्टडी करेंगे, तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे, तो इसमें दो चीजें अपन सीखेंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, और एक अपन इसमें सीखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। एक अपना है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो सबसे पहले अपन शुरुआत यहां से करेंगे। हालांकि मैंने इसके जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ जो है इसी वीडियो के लिंक में डाल दिया है, पर उसके बावजूद आप अपने राइटिंग में लिखना चाहते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, आप इसको उतार सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद उतार लीजिए। ओके, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अगर अपन बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अपन अपने पास दो लॉ है। सबसे पहले एक तो है आपका बायो-सेवर्ट लॉ, और दूसरा है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। एक तो है बायो-सर्किटल लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, एंड सेकेंड है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सबसे पहले स्टडी स्टार्ट यहां से करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या था? बेसिकली इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था
तो इन्होंने क्या बताया था वो अपन बात करते हैं। इन शॉर्ट अपन बात करें तो इन्होंने बताया था कि मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, DL है। भाई वो एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ क्या है, DL, और उसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है I। तो उन्होंने बताया कि इस वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उन्होंने बताया कि इस वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके होगा, इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है इनटू इसकी जो भी लेंथ है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी। उसके यानी कि क्या बताया उन्होंने कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी। तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे होती है म्यू नॉट 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। बेसिकली ये जो होता है ये वेक्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू नॉट आई dl क्रॉस r, म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई मोड ऑफ r क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसको उतारें, एक सेकंड के लिए इसको पॉज कीजिए और उसके बाद में इसको उतारिए। ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि बायोसेफ्रेट फ्लो का जो लो था वो क्या था और उसका एक्सप्रेशन भी हमने देखा। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं मैं बायोसेफ्रेट फ्लो के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जैसे कि इस फॉर्मूले को मैं एक बार वापस आपके सामने लिख देता हूं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। dl क्रॉस r अपॉन मोड ऑफ r क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। दोनों चीजें हम कैसे निकालेंगे वो भी अभी सीखेंगे। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर यहां पर आपको सीधा दिख रहा है भाई dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r। तो dl अभी अभी मैंने बताया था कि जो भी आपका वायर था उसकी लेंथ थी और r उससे डिस्टेंस थी, तो उस dl यानी लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है जी, यहां तक तो बात क्लियर है। ओके, अच्छा आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ये आपका वायर है, यहां से इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि वेक्टर जो होता है वेक्टर उसके एक तो होता है टेल और एक होता है हेड। तो ये यहां पर जो होता है इसको बोलते हैं हेड और इधर पीछे वाला ये होता है टेल। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन किधर होगी आर वेक्टर की, तो ये देखिए द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर will be towards
will be towards the point at where we want to find the magnetic field. यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा याद रखो, जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, उस वायर से उसकी डायरेक्शन में होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? जिस वायर से आप निकालना चाहते हो उस वायर से इस पॉइंट की डायरेक्शन में होगी। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ओके ठीक है, अगली बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4 देखिए। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाने पे कांस्टेंट आया था, अभी बताया था मैंने। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बता दूं, उसके बाद इसकी यूनिट बताता हूं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू होती है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। साइंटिस्ट के नाम के बेस पर इसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर है। तो अब इसकी यूनिट आप बोल सकते हो कि टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला इनटू मीटर पर एम्पियर, ये इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट हो गई। ठीक है, और इसकी यूनिट हो गई। और अब आपका म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -7। ठीक है, तो इस म्यू नॉट को अपन बोलते क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? और if medium is not air, if medium is not air, तो यहाँ पर जो नया म्यू आएगा वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, यानी कि परमिटिविटी चेंज होएगी। ये वाला कब? जब आपका मीडियम क्या हो? एयर हो। और जो मीडियम एयर नहीं हो तब आपका परमिटिविटी हो जाएगा म्यू बराबर, ये आपका हो गया परमिटिविटी। और ये अभी मैंने बताया था कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कौन सा परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है जी, ये बेसिकली आपके बायोसेफ्टी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अब अपन सीखते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है।
मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, तो अगेन हम फॉर्मूले पे अपना फोकस करते हैं। u नॉट अपॉन 4 पाई dv में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि छोटे से dl के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो कि वेक्टर के अंदर होता है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, मान लो एक वेक्टर a है, a वेक्टर और b वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है और उसका आउटपुट मान लो c है, ठीक है भाई। एक तो वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसका आउटपुट अगर c आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन निकालते कैसे हैं वो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। इसी तरह से है बेसिकली, ये dl वेक्टर है और ये r वेक्टर है, तो यहाँ पे dl वेक्टर की तरह एक a काम करेगा और r की तरह ये b काम करेगा, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या है, देखो, कीप योर फिंगर in the direction of a vector and curl it in the direction of b vector, then thumb will show you direction of c vector। यानी कि ये क्या रूल्स है, कहने का मतलब मान लो कि आपका a वेक्टर इधर है और b वेक्टर मान लो इधर है, ठीक है। अच्छा, ये रूल्स जो है ये राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको, ना इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल। इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है। तो देखो बेसिकली इसको कैसे, कीप योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां रखो एंड देन कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और फिर इसको बी वेक्टर की तरफ घुमा दो, यानी अपनी उंगलियां किधर रखोगे, ए वेक्टर की तरफ, और इनको घुमाओगे किधर, बी वेक्टर की तरफ। तो थंब किधर शो कर रहा है, इनसाइड द प्लेन। When we keep our finger in the direction of A vector and curl it in the direction of B vector, then thumb will show you the direction of C vector, which is inside the paper, यानी बोर्ड के इनसाइड, और into the paper को अपन क्रॉस से डिनोट करते हैं, into the board। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इस तरह से अपन डायरेक्शन निकालते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल से आपको डायरेक्शन निकालना बताता हूं। ओके, नोट डाउन हो गया? ओके, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो 1 सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इससे यहाँ पर r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे निकालनी है, देखो अभी अभी जो मैंने रूल बताया उसके हिसाब से यहाँ पे एक ही जगह कौन काम करेगा, dl है ना, और b की जगह r काम करेगा। तो हमने क्या सीखा, देखो हमेशा याद रखना, ये a क्रॉस b जो है ये कभी इक्वल नहीं होता है b क्रॉस a के, a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है। तो जो पहला है उसी को a मानना है और जो बाद में उसी को b मानना है।
जो पहला है उसी को ए मानना है, जो बाद में उसी को बी मानना है। क्लियर हो गया बात? तो डीएल को आप, डीएल आगे लिखा हुआ तो ये और आर पीछे लिखा हुआ तो बी। तो यहाँ पे कीप योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या है? डीएल, डीएल वेक्टर। अभी अभी मैंने बताया था कि डीएल की डायरेक्शन जो है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन लेते हैं। डीएल की डायरेक्शन किधर लेते हैं? करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन हमें यहाँ ऊपर शो की गई है, करंट की डायरेक्शन ऊपर शो की गई है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और इसको कर्व करेंगे आर वेक्टर की तरफ। उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जो है डीएल वेक्टर है, ठीक है। तो पहले डीएल आया, फिर डीएल से आर, तो करंट से आर की तरफ घुमाएंगे तो अंदर इनटू द पेपर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी? इनटू द पेपर। बात क्लियर हुई क्या? इसी तरह से दूसरा मैं एक एग्जांपल ले, तो मान लो करंट आपकी इधर फ्लो हो रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है जी, ये पॉइंट है पी। तो आर वेक्टर तो किधर होगा? टुवर्ड्स द पॉइंट। आर वेक्टर मैंने बताया था ना, पॉइंट की तरफ होगा, पॉइंट की तरफ होगा, ठीक है। तो कैसे करूंगा? करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखनी है। तो देखो, किसी ने कहा सर ऐसे रख लो, किसने कहा सर ऐसे रख लो। तो देखो मैं ऐसे रखूंगा तो पी की तरफ घुमाऊंगा तो मेरी उंगलियां टूट जाएगी। उंगलियां तोड़नी नहीं है, उंगलियां तोड़नी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ऐसे रखूंगा, फिर क्या रखूंगा? ऐसे, और उधर घूम रही है आराम से, इस तरह से रखूंगा और उधर घूम रही है। तो अगेन इनटू द पेपर। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई क्या? और तीसरा वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो वायर ऐसे रखा हुआ है, वायर ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? वायर जो है वो इनसाइड द पेपर है, वायर इनसाइड द पेपर है और पॉइंट जहां पर निकालना है वो इधर है। तो आर वेक्टर भी इधर हो जाएगा क्योंकि आर वेक्टर पॉइंट की तरफ होता है, करंट अंदर की तरफ है। तो देखो कीप योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि अब करंट अंदर की तरफ है तो उंगलियां ऐसे रखनी पड़ेगी और फिर कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, जो कि नीचे। आर वेक्टर हमेशा पॉइंट पी की तरफ होगा, आर वेक्टर हमेशा पॉइंट पी की तरफ होगा। तो ऐसे घुमाया तो किधर आया? उस डायरेक्शन में। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और इस तरह से अपन डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका इंट्रोडक्शन था। तो आज के लेक्चर में अपना इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।